Welcome to SSIC Kanakpur. I have presented to teach you online classes. देखिए, मैं पिछली कक्षा में पिछले पार्ट में सिंथेसिस मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था। सिंथेसिस में आपको मैंने सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस बताया। तो सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट रूल था आपका नॉन फाइनाइट्स। तो नॉन फाइनाइट्स का अर्थ होता है असीमित वर्ग, असीमित क्रिया होती है। नॉन फाइनाइट्स में मैंने पढ़ाया था पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद मैंने पढ़ाया इन्फिनेटिव के बाद में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाया। इसके बाद देखिए थोड़ा केयर करेंगे, मैंने जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे यूज ऑफ जिरंड आर नाउन प्रीपोजिशन। यूज ऑफ जिरंड का मतलब होता है कि जब हिंदी क्रिया में नानी ने, हिंदी क्रिया के अंत में नानी ने आएगा तो क्रिया में ING जोड़ करके जिरंड बनाया जाता है। और यहाँ नाउन लिखने का मतलब होता है शब्द को नाउन बनाएंगे और साथ में जरूरत पड़ेगी तो प्रीपोजिशन भी लगाया जाएगा। विदाउट प्रीपोजिशन जिरंड को कहा है कि चेंज करना कंफर्म नहीं हो पाता है, इसलिए प्रीपोजिशन इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लिखा है जिरंड आर नाउन प्रीपोजिशन, अर्थात कर रहे हैं कि जिरंड से पहले नाउन या प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जिरंड को बनाया जाता है। और जिरंड में होता क्या है कि जब हिंदी क्रिया में अर्थ निकालने पर नानी ने आता है तो करते क्या है, इसके लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। और जब ING जोड़ते हैं जिसमें क्या करते हैं, जिस क्रिया में नानी ने का अर्थ आएगा उसी क्रिया में ING जोड़ देते हैं। तो देखिए इसको जोड़ा के इसके पहले सेपरेट सेंटेंस देखते हैं। सी बाट ए पेन, सी बाट ए पेन। अब इसी में क्या है, सी गेव 5 rupees फॉर इट। सी बाट ए पेन, उसने कलम खरीदा। सी गेव 5 rupees फॉर इट, उसने इसके लिए 5 रुपए दिया। अब ध्यान देंगे सेंटेंस में कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है लेकिन वर्ब हमारा दोनों क्या है, अलग अलग है। तो करेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे, देखिए पहले सी लिखेंगे, बाट लिखेंगे, इस वर्ब को बैक नहीं करेंगे, सी बाट ए पेन। अब देख रहे हैं इसमें कि नानी ने का अर्थ निकालने कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, तो प्रीपोजिशन से जोड़ देंगे। प्रीपोजिशन क्या है, इसके लिए फॉर है, तो सी बाट ए पेन फॉर 5 rupees, ये जोड़ दिया। अब देखिए सी गेव मी एडवाइस, दूसरा एग्जाम्पल है सी गेव मी एडवाइस। सी गेव मी एडवाइस, सी आल्सो हेल्प मी, सी आल्सो हेल्प्ड मी। अब ध्यान देंगे सी गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। सी आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी किया। और क्या कर रहा है कि सी गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। और फिर क्या क्या कर रहा है अगले सेंटेंस में कि सी आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। तो क्या सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ करके देखा जाए, क्योंकि सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा कि मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने सहायता भी किया। तो इसमें क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन, देखिए सबसे पहले बिसाइड सेंटेंस, ऐसा समझ में आ रहा है कि बिसाइड्स। अब देख रहे हैं ये गिव सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लाइए, क्या होगा, गिव होता है। गिव में ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, गिविंग। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। अब क्या लिखेंगे, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, कामा करके लिखेंगे सी हेल्प्ड। अब में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतने लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही सी हेल्प्ड। यहाँ लिख सकते हैं, मी भी लिख सकते हैं, लेकिन मी जो है कॉमन है क्योंकि एक बार मी का यहाँ प्रयोग हो चुका है। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस सी हेल्प्ड, तो अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने क्या किया, मदद भी किया। कोई और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेंटेंस में है
आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, फुल स्टॉप कर देंगे। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, आई कुड नॉट पास बीए, आई कुड नॉट पास बीए। मैंने अपना अथक प्रयास किया। बेस्ट एफर्ट का मतलब होता है अथक प्रयास। आई कुड नॉट पास, मैं पास नहीं कर सका। क्या नहीं पास कर सका? मैं अपना बीए पास नहीं कर सका। अब इसको जोड़िए, मैं प्रयास किया, इसका मतलब मैं बहुत प्रयास करने के बाद, मैंने कहा बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मैं बीए पास नहीं कर सका। तो क्या आपके पास प्रीपोजिशन मिला? बावजूद भी। बावजूद का प्रीपोजिशन क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ। तो क्या जोड़ देंगे इसमें? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मेनी, इन स्पाइट ऑफ मेनी बेस्ट एफर्ट, आई कुड नॉट पास दी। इसमें मुख्य देखिए भूमिका किसकी है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आप देख रहे हैं कि इस पे आईएनजी इसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो सेंटेंस में यही देखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ माई है, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट पास बी। प्रीपोजिशन इसमें इन स्पाइट ऑफ, दूसरे वाले में इन बिसाइड्स, और तीसरे वाले में क्या है? फॉर। तो इसमें केवल आईएनजी किसमें लगा है? गिविंग में, बाकी इसमें किसी में भी नहीं लगा है। तो जिरंड ज्यादातर किससे बनता है? क्रिया में आईएनजी लगाने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। और साथ ही साथ बहुत ही प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आप लोगों ने खूब पढ़ा है, 9th की क्लास में पढ़े, 10th की क्लास में, 11th की क्लास में पढ़े हैं। जैसे इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, विथ का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग, बाई का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग, इंस्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट ऑफ है, इंस्टीड ऑफ है, डिसाइड है, डिसाइड्स है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। देख रहे हैं कि ये आपका जिरंड का जो रूल है समाप्त हुआ। इसके जस्ट बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन। देखिए रूल क्या है आपका, ये नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। रूल में यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। तो नाउन माने संज्ञा होता है, फ्रेज का मतलब वाक्यांश, अपोजिशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ में हो, उसी के बगल में हो, वही हमारा क्या होता है? फ्रेज इन अपोजिशन। और इसका अर्थ यही होता है कि एडिशन ऑफ वन वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू एन अदर। अर्थात एडिशन का मतलब जो होता है एक शब्द या दूसरे शब्द से या दूसरे समूह से जब जोड़ा जाता है तो हमारा फ्रेज इन अपोजिशन में होता है। अब इसको तब जोड़ा जाता है जहां पे दो नाउन दिए रहे, दो नाउन। जैसे यहाँ पे सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। अब सुरेश यहाँ पे नाउन है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, टीचर क्या है? कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। सुरेश को टीचर बताया जा रहा है। अब इसकी विशेषता क्या कर रहे हैं कि वेरी जेंटल है, बहुत बड़ा सज्जन है। अब देख रहे हैं कि जो जिसका फ्रेज इन अपोजिशन बन रहा हो वह उसके साइड बाई साइड होगा। अब फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब ये होता है कि साइड बाय साइड जो जिसकी विशेषता कर रहा हो उसके साथ में होना चाहिए। अब इसको देखिए जोड़ेंगे कैसे सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में जब जोड़ेंगे तो हमारे पास रूल है नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन का। तो सबसे पहले लिखेंगे सुरेश। अब क्या कर देंगे? दो अल्प विराम, दो कामा के बीच में रखेंगे जो इसकी विशेषता कर रहा हो। सुरेश टीचर, अब फिर कामा लगा देंगे। दो अल्प विराम, यही है अल्प विराम, यही कामा है। सुरेश, चाहे लिखते हैं अ टीचर, सुरेश अ टीचर। अब फिर देखेंगे ही माने कौन? अर्थात ये सुरेश, ये टीचर। अर्थात ही को क्या करेंगे? डिसअपीयर कर देंगे, यहाँ इसको गायब कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सुरेश और टीचर। अब इसमें बचा क्या? इज वेरी जेंटल, यही जस्ट लिख देंगे इज वेरी जेंटल। ध्यान देंगे इस सेंटेंस में क्या था कि हम दोनों वाक्य को अलग अलग अर्थ निकाल रहे थे कि सुरेश एक अध्यापक है, वह बड़ा सज्जन है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि सुरेश अध्यापक बहुत सज्जन है, सुरेश और टीचर इज वेरी जेंटल। और फिर देखते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि वाज द
बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसी के आगे फिर एक सेंटेंस हम लेंगे, ही वॉज द मॉनिटर, ही वॉज द मॉनिटर। हाँ, तो स्टूडेंट्स पर ध्यान देंगे कि सुरेश वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सुरेश कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। फिर करें कि ही वाज द बेस्ट, ही वाज द मॉनिटर, वो मॉनिटर में होता है कक्षा नायक, अर्थात यहाँ रवि को क्या बताया जा रहा है कि कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद रवि को यहाँ ही से दिखाया है, तो ही के लिए फिर क्या बताया कि ही क्या है, मॉनिटर है, तो ही कौन है, रवि है। तो ध्यान देंगे कि पहले अब देख रहे हैं द बेस्ट बॉय इन द क्लास लिखा जाए कि मॉनिटर लिखा जाए, तो देख रहे हैं इसको जोड़ने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि रवि के बाद में अच्छा इसमें क्या लग रहा है कि मॉनिटर लिखा जाए। जैसे इसमें सुरेश को क्या बताया गया, टीचर, वैसे रवि को क्या बताया गया, मॉनिटर। अगर बेस्ट बॉय भी पहले लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, फिर भी हमारा जो है यूज किया जा रहा है, जो उसकी दो नाउन को साथ में रखा जाएगा, तो नाउन रवि है और मॉनिटर है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, रवि, रवि के बाद अब कामा लगा देंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, द मॉनिटर, रवि मॉनिटर, फिर कामा लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज, वाज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब रवि द मॉनिटर, रवि कक्षा नायक क्या है, अब लिख रहे हैं कि द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि कक्षा नायक, कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। एक जहां दो बार में वाक्य को बोलना पड़ रहा था, हमारे सेंटेंस कॉम्बिनेशन नहीं था, सेंटेंस क्या था, सेपरेट था, अलग अलग था। जब उसको ज्वाइन करेंगे, उसको सिंथेसिस करेंगे, तो सिंथेसिस में ही लिखा जाएगा रवि द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा एक और एग्जांपल है, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ही वाज ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। टैगोर को बताया जा रहा है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, टैगोर क्या है, ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक। फिर उसके बाद क्या है, टैगोर क्या है, फिर यहाँ पर दे रहे हैं कि ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वह बंगाल के महान कवि थे। तो सेंटेंस में दोनों, जैसे टैगोर गीतांजलि के लेखक, बंगाल के महान कवि थे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, टैगोर बंगाल के महान कवि, गीतांजलि के लेखक है। दो प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। देखिए पहले कैसे जोड़ेंगे, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ज्वाइन। पहले लिखेंगे टैगोर, टैगोर के बाद क्या लिखेंगे, कामा लगाएंगे, कामा के बाद क्या लिखेंगे, द ऑथर ऑफ गीतांजलि, अब फिर कामा कर देंगे, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि। अब बचा क्या, इसमें ही गायब कर देंगे, वाज को भी हटा देंगे, वाज को तो नहीं हटाएंगे क्योंकि एक वाज यहाँ देना ही पड़ेगा, यहाँ वाज लिखेंगे, वाज के बाद लिखेंगे ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। अथवा इसको और कैसे जोड़ेंगे, आर करके ध्यान देंगे, पहले क्या लिखेंगे, टैगोर, टैगोर फिर कामा लिखेंगे, ए ग्रेट पोएट, टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। अब कामा करके लिखेंगे, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो ध्यान देंगे इसी प्रकार सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, अर्थ भी निकाल लेता है, टैगोर गीतांजलि के लेखक, महान बंगाल के महान कवि थे। इसमें कह रहे हैं कि टैगोर बंगाल के महान कवि, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, अर्थात गीतांजलि के क्या थे, लेखक थे। किसी भी प्रकार का अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो हम आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को क्या बताया, जिरंड और नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। इसी प्रकार से मैं अपना क्लास यहीं पर ब्रेक करता हूँ, यहीं पर स्टॉप करता हूँ, रोकता हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो पुनः मिलेंगे।